हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउडली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं एंड आई एम स्पेशलाइज इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसीज एंड कार्डिक प्रॉब्लम्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका फूड है और जो आपका गट है और जो आपका ब्रेन है, उसके बारे में जो कनेक्शन और डिसकनेक्शन की बात है, जो आपका आईबीएस है या जो आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, आखिर वो ठीक क्यों नहीं होते हैं? आप लोग बहुत जांच कराते हो, जांच में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है, किसी को इन्फ्लामेशन आ जाता है या किसी को गैस्ट्राइटिस आ जाएगा या किसी को पेन गैस्ट्राइटिस आ जाएगा, किसी को एच पायलोरिक पॉजिटिव आ जाता है। ये पॉसिबल कॉमन कंडीशंस होती हैं जो एंडोस्कोपी के बाद रिपोर्ट में दिखाई देती हैं। और ये कोई इनमें से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो अलग से कोई कंडीशन डेवलप हो गई है। ये पेट में, गट में ये कंडीशंस डेवलप होती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। देखो, जहां तक गैस्ट्राइटिस की बात है, बहुत कॉमन है, लोगों को हो जाता है, लेकिन वो खुद से बॉडी उसको ठीक भी कर लेती है। अब एच पायलोरिक वाली जो बात है, लगभग 70% लोगों में एच पायलोरिक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन एच पायलोरिक से प्रॉब्लम तब होती है कि जब बहुत ज्यादा वो एक्टिव हो जाए, मतलब आपके गट के अंदर जो बैड क्वालिटी बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ बढ़ जाए और जो गुड क्वालिटी बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ कम हो जाए। जब ये रेशियो बिगड़ता है, आपका पीएच गड़बड़ाता है पेट का, तब ये दिक्कतें आप देखते हो। अदरवाइज आपको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम एक दूसरी बात पे आते हैं कि जो फूड है, जो आपका गट है, उसमें क्या कनेक्शन है और क्या फूड का, गट का, ब्रेन का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के खराब होने से या डिस्कनेक्ट होने से आपको बीमारियां होती हैं? आंसर इज कंप्लीटली यस। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो गट है वो ब्रेन से डिस्कनेक्ट रहे और आप ठीक हो जाए। एक कोऑर्डिनेटेड बॉडी है हमारी। जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के जॉब को प्रभावित करते हैं, अच्छी तरह से और बुरी तरह से। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक ब्रेन आपके गट से नहीं जुड़ा हुआ है, तब तक चीजें उस तरीके से ठीक नहीं होंगी और एक साइकोसोमेटिक कंडीशन डेवलप होगी, एक फियर कंडीशन डेवलप होगी, एक सोमेटिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको समस्या तो भावनात्मक या मानसिक होती है, लेकिन आप गट संबंधित सिम्टम्स से उसको प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या पेट में कुछ लोगों को दर्द होता है और एसिड रिफ्लेक्स होता है। तो ये सब भी आपके दिमागी तनाव या साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, जो भावनात्मक तनाव है या मानसिक तनाव है, या फिर आपकी जो स्लीप की क्वालिटी में डिस्टर्बेंस है, उसके कारण होता है। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी गट जो है, यानी आपका जो डाइजेशन है, जो आपका पेट का स्वास्थ्य है, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है फूड। आपका जो खाना है वो आपके गट को, आपके ब्रेन को, आपके इमोशंस को, आपके हार्मोन्स को, आपकी स्लीप की क्वालिटी को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है स्लीप। स्लीप की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्लीप का ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, आपका स्लीप डिप्रिवेशन है, या आपको नींद नहीं आती है, कम आती है, नींद खुल जाती है या टूट टूट के नींद आती है, तो इसका भी इफेक्ट आपके गट पे होगा। उसका कारण ये है कि जो आपके एंजाइम्स हैं, जो आपके हार्मोन्स हैं, जो आपका सिक्रीशन है गट के अंदर, वो एबनॉर्मल हो जाता है। और जब एंजाइम्स और दूसरे जो हमें डाइजेशन के लिए प्रोडक्ट चाहिए, उसका सिक्रीशन एबनॉर्मल होगा, तो डेफिनेटली आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद आपका स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, इवन द फिजिकल स्ट्रेस आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। फिर एक पॉस्चर का बात है। पॉस्चर मतलब एक ही यदि पॉस्चर में आप लगातार बने रहते हैं तो आपका डाइजेशन उससे प्रभावित होता है। सनलाइट एक्सपोजर यदि बहुत कम है आपको, तो आपको गट से संबंधित यानी डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आएंगे। अब गट हेल्थ में ये जो फैक्टर है, ये करते क्या है, आखिर इसको हमें समझने की जरूरत है। यदि इस तरह की कंडीशंस डेवलप होगी, यदि आप फियर में हैं, यदि आपकी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब है, यदि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, यदि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, यदि आपको कोई साइकोसोमेटिक कंडीशन डेवलप हुई है, यदि आपको फियर ऑफ इलनेस डेवलप हो गया है, तो ये जो चीजें हैं आपके गट को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। अब गट को ही प्रभावित करती हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी आपके गट के अंदर जो और ब्रेन के अंदर जो एक मैसेंजर का काम, यानी एक मीडिएटर का जो काम करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। यानी हम अपनी जो भूख प्यास है, जो गट का हमारा रिफ्लेक्शन है, जो इंप्रेशन है, उसको हम कैरी करते हैं ब्रेन तक विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। सेम इसका रिवर्स होता है हमारे ब्रेन के अंदर। यदि इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है,
यानी हमारे दिमागी रूप से, दिमागी स्वास्थ्य में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर वो मैसेजिंग आपके गट को होती है। ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें एक कनेक्टिव रोल प्ले करता है आपके गट को और आपके ब्रेन को कनेक्ट करने में, और उसको एक राइट मैसेजिंग करने में एंट्रिक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आखिर ये जो ब्रेन है जो गट से डिस्कनेक्ट हो क्यों जाता है, इसके पीछे कारण है आपका डिप्रेशन, आपका फियर, आपका ओसीडी, आपका पुअर स्लीप, आपका आईबीएस, आपका कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। ये सारे जो फैक्टर हैं ना केवल डिस्कनेक्ट करते हैं बल्कि ये हमारे डाइजेशन की जो स्पीड है उसको धीमा करते हैं। आपकी भूख प्यास पूरी तरह से बदल जाती है और इसमें होता यह है कि आप अपनी भूख को ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यानी कि जो हमारा हंगर टाइम होता है, यानी जब हमें भूख लगती है तो 30 से 40 मिनट का हमारा हंगर टाइम होता है। उसी टाइम पे हमें खाना खा लेना चाहिए। बट जनरली देखा ये गया है कि वो 30-40 मिनट्स हम बड़े डिसोरिएंटेड होते हैं या किसी दूसरे टास्क में होते हैं, ये हमें पता ही नहीं लगता है हमें भूख लग रही है, क्योंकि हमारी जो फीलिंग है उसको ही हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो दर्द है, ब्लोटिंग है या कुछ और एपिगैस्ट्रिक मतलब डिस्ट्रेस है या फिर हमें भूख लग रही है। यानी इसका मतलब ये है कि आपको अपने हंगर टाइम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फूड को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस फूड से आपको ट्रिगर होता है, इंडाइजेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन आता है। अब कुछ फूड है जो आपको ट्रिगर करते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक आपका मिल्क है, आपका एग है, आपका नॉन वेज है और कुछ आपकी दालें हैं, राजमा है। ये सब आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो यदि आपको इंडाइजेशन होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन आता है या फूड एलर्जी जैसी कंडीशन होती है, ब्लोटिंग होती है, हैवीनेस आप महसूस करते हैं, इजीली डाइजेस्ट ये चीज नहीं हो पाती है, तो आप इस फूड को अवॉइड करिए। इसके बाद आता है कि आखिर इसका फिर तरीका क्या है, हम कैसे कनेक्ट करें। देखो, फूड, पहली बात फूड को करेक्ट करिए। दूसरी बात आप कुछ व्यायाम करना शुरू करिए। तीसरी बात यह है कि खुद से आप अपने को काउंसलिंग करिए, खुद से आप अपने को समझाइए कि ये केवल एक आपका मिथ है, केवल ये आपका फियर है, केवल ये एक साइकोलॉजिकल इमोशनल आपका फियर है, इल्यूजन है, जिसमें कि आप नेगेटिव सोचते हैं और वो नेगेटिविटी आपके गट पे यानी आपके पेट पे आपके सिम्टम्स के रूप में आपको दिखाई देती है, आपके गट के फंक्शन को वो प्रभावित करती है। तो खुद से आपको अपने को मैसेजिंग करनी है कि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। उस बड़ी बीमारी का जो वहम है, जो डर है, वो आपको खुद से निकालना होगा। और कोई भी थॉट, यदि आपको नेगेटिव थॉट आता है तो लेट अस उसको आने दीजिए, उसके साथ आर्गुमेंट मत करिए, उस थॉट के साथ मत लड़िए। लेट अस कम एंड गो, आएगा और वो चला जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं कि उसको आप पकड़ लेते हैं और उसको फिर आप ग्राइंड करते रहते हैं, फिर आप उसी थॉट के साथ लगे रहते हैं। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बुरा आता है बॉडी पे। यानी होता क्या है कि पहले इंसान डरता है, फिर वो ओवर थिंकिंग करता है, फिर उसे डिप्रेशन होता है और फिर लास्ट में उसे ओसीडी हो जाती है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी आप देखेंगे कि इंसान एक ही बात को पकड़ के फिर वो उस पर लगा रहता है। और जब हम ओसीडी वाले स्टेट में आते हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे पेट पे आता है, जिससे कि आईबीएस जैसी कंडीशन डेवलप होती है और बार बार आपको परेशानी होती है। देखो, आईबीएस का जहां तक सवाल है, आईबीएस में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी दुनिया में नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल उसका नहीं है। बस सिम्टम्स को मैनेज करते हैं डॉक्टर। लेकिन आईबीएस में अननेसेसरी दवाई खाना, एंटीबायोटिक या पेन किलर या कुछ दूसरी दवाइयां लंबे समय तक डालना गलत है, उससे आपको नुकसान होगा। आईबीएस में सबसे कम से कम दवाइयां खाइए, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, आप अपने फूड को करेक्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए और अच्छी नींद लेने की कोशिश करिए और अपने को बिजी रखिए। कुछ पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट लाइफ में तलाशिए, कुछ नए टास्क के साथ डील करिए और आप चीजों के साथ रिपीटिशन के साथ मत जाइए। अब इसको हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, कनेक्ट करने का सीधा सा तरीका है कि आप मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस पे जाएं, यानी म्यूजिक मेडिटेशन कर लें या फिर माइंडफुलनेस कर लें, कोई किताब पढ़ लें, कोई डांस कर लें या कोई नए टास्क में आप इन्वॉल्व हो जाएं, तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपका ब्रेन, आपका गट काफी सेटल डाउन हो गया है और आप बहुत बेटर महसूस करते हैं। इन सब कंडीशंस में आप देखते हो कि एक दिन आपका बहुत अच्छा जाता है लेकिन दूसरा दिन खराब जाता है। कोई भी बीमारी यदि आपको होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि टेम्परेरी आपको दुख आएगा, टेम्परेरी आपको खुशी आएगी, टेम्परेरी आपके थॉट बदलेंगे, वो तो फिर परमानेंट रहेगा। तो इसमें इस तरह की कोई बहुत ज्यादा मेडिकल मैनेजमेंट या मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी सिम्टम्स बने रहते हैं, परेशानी रहती है आपको,
तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। ऑनलाइन और पर्सनल विजिट दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे कि आपको मदद कर पाए। यदि आपको कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए, यदि आपका केस बहुत पुराना है, कोई डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है, प्रॉपर्ली नहीं समझ आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उस केस में भी आपको मदद करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।